Hello students, myself Manohar Chandelia, faculty Zoology. In previous lecture, we described about the basis of classification. एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं वो कई फाइला और क्लासेस में क्लासिफाई किए. We have already learned about the different bases of classification, just like symmetry, germ layer on the basis of number of cells, on the basis of level of body organization, coelom and their embryogeny. This type of basis of classification we learn in previous lecture. Now we study about the another basis of classification, another criteria for classification of animals. Clear? Next जो basis of classification है इसमें एक आप देखें नोटोकोड के बेस पर, on the basis of notocode, animals are also classified into two major groups. These are non-chordata and chordata. Clear? तो ये इसमें दो मेजर ग्रुप जो नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा बने वो बैकबोन या अपने जो नोटोकोड है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर इनको टू मेजर ग्रुप में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकोड और बैकबोन. तो अपने में ये जो बैकबोन या नोटोकोड प्रेजेंट है, एससी नोटोकोड जिन एनिमल्स में प्रेजेंट है वो कोर्डेटा और जिनमें एब्सेंट है वो नॉन कोर्डेटा. क्लियर? तो एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. वन इज नॉन कोर्डेटा and another group is chordata. Two groups are non-chordata and chordata. What is the difference between non-chordata and chordata? Non-chordates animals have no notocode and the chordata have notocode in their dorsal side. Clear? And in their nerve code, non-chordates have double, solid and ventral nerve code, whereas chordata have a single, hollow and dorsal nerve code. Clear? Non-chordates have pharyngeal gill slits in their pharyngeal part. Sorry, non-chordates have no pharyngeal gill slits in their pharyngeal part, whereas chordata have gill slits in their pharyngeal part. Clear? Next, post-anal tail. Post-anal tail absent in non-chordata and it present in chordata. Next, heart. Location of heart. Non-chordates have dorsal heart and chordata have ventral heart. Clear? तो ये इसमें मेजर डिफरेंस होंगे नॉन कोर्डेट्स एंड कोर्डेट्स में. फर्स्ट, नोटोकोड. नॉन कोर्डेट्स में नोटोकोड एब्सेंट, नोटोकोड एब्सेंट एंड नोटोकोड प्रेजेंट. पहला मेजर डिफरेंस नोटोकोड एब्सेंट एंड प्रेजेंट. नेक्स्ट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स इनमें एब्सेंट होगी, कोर्डेटा में प्रेजेंट होगी. तो गिल स्लिट्स जो फेरेंजियल पार्ट में प्रेजेंट है वो इसमें एब्सेंट है. फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट. और कोर्डेट्स में
इनकी लाइफ की किसी न किसी स्टेज में फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी। क्लियर, चाहे वो उसकी लार्वा स्टेज में हो या फिर वो उसकी एडल्ट स्टेज में हो। क्लियर, तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट। नेक्स्ट, इसमें और क्या बता सकते हैं? नेक्स्ट, इसमें नॉन कोऑर्डिनेट्स जो एनिमल होते हैं, इन नॉन कोऑर्डिनेट एनिमल्स में नर्व कोड वेंट्रल सरफेस पे होगी, डबल होगी और सॉलिड होती है, और कोऑर्डिनेट्स में सिंगल, होलो एंड डोर्सल नर्व कोड। क्लियर, इन नॉन कोऑर्डिनेट्स नर्व कोड डबल, सॉलिड, नर्व कोड डबल सॉलिड एंड वेंट्रल, and in chordates nerve cord is single, hollow and dorsal nerve cord। क्लियर, तो नर्व कोड डबल, सॉलिड एंड वेंट्रल, नर्व कोड होगी सिंगल, होलो एंड डोर्सल। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस टेल का। नॉन कोऑर्डिनेट्स हैव नो टेल इन देयर पोस्ट एनल पार्ट, whereas chordates have tail in their post anal part। क्लियर, तो एनएस के पीछे जो है वो इसमें टेल एब्सेंट होगी, इट इज पोस्ट एनल टेल एब्सेंट, post anal tail absent and post anal tail present। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस हेड की लोकेशन का हो जाएगा। हेड की लोकेशन में अगर आप देखें तो हेड इन देयर डोर्सल सरफेस एंड हेड इन देयर वेंट्रल साइड। क्लियर, तो वेंट्रल हेड एंड डोर्सल हेड, तो ये इसमें डोर्सल हेड एंड वेंट्रल हेड, डोर्सल हेड एंड वेंट्रल हेड। क्लियर, इस तरीके से जो है वो इसमें ये नॉन कोऑर्डिनेटा और कोऑर्डिनेटा में मेजर डिफरेंस होंगे। क्लियर यहाँ तक? तो मेजर डिफरेंस जो नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स के हैं वो ये रहेंगे, बाकी इसके अलावा भी कई बहुत सारे डिफरेंस जो है वो नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स में होते हैं, जिनके कारण एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर, जस्ट लाइक सिमेट्री, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेगमेंटेशन, सिलोम, ये सारे जो है वो इसमें कई तरह के डिफरेंस होंगे। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद इसमें नॉन कोऑर्डिनेट्स का क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोऑर्डिनेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोऑर्डिनेटा। नॉन कोऑर्डिनेट एनिमल्स are classified into 11 phyla such as Protozoa, Porifera, Coelentera, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Hemichordata। Clear? In earlier classification, hemichordates are included in Chordata group, but the later classification described that hemichordates are non-chordata. Then these animals are included in non-chordata as a separate phylum। Clear? तो ये इसमें क्लासिफिकेशन जो नॉन कोऑर्डिनेट्स का किया गया, इन नॉन कोऑर्डिनेट्स के क्लासिफिकेशन में कौन कौन से फाइलम में इसको क्लासिफाई किया? फर्स्ट प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा,
क्लियर. प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा. क्लियर. प्रोटोजोआ इज द primitive phyla. Protozoa, Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, then Mollusca, Echinodermata, and Hemichordata. Clear. These are the different phyla of non-chordates. So the non-chordates are classified into following phyla. Clear, according to their similarity. First Protozoa, second, third Coelenterate, fourth Ctenophora, fifth Platyhelminthes, sixth Aschelminthes, seventh Annelida, eighth Arthropoda, ninth Mollusca, 10 Echinodermata, and 11 Hemichordata. Clear. These are the invertebrate phyla. These are the non-chordate phyla. Clear. Now we start the study of individual phylum. सबसे फर्स्ट कौन सा फाइलम स्टडी करेंगे? प्रोटोजोआ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द फाइलम प्रोटोजोआ. फर्स्ट फाइलम जो प्रोटोजोआ दिया हुआ है, इस प्रोटोजोआ फाइलम में अकॉर्डिंग टू इट्स नेम दीज आर प्रिमिटिव एनिमल्स. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द फाइला प्रोटोजोआ. First of all, we learn about the phylum Protozoa. क्लियर. तो फर्स्ट फाइलम जो है वो इसमें स्टडी करेंगे प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ फाइलम में अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, प्रोटो means primitive, proto means primitive plus zoa means animal. Clear. It is two term form the protozoa. First proto plus zoa. First proto plus zoa. Proto means primitive, and zoa means animal. So the primitive type of animals which are unicellular are included in phylum Protozoa. Clear. So this type of animals are primitive according to their evolution. First time evolved animals are protozoa, which have a single cell in their body and all the biological functions are performed by a single cell. Clear. This type of animals are included in phylum protozoa. तो प्रोटोजोआ एनिमल्स जो है इनमें जनरली कौन से एनिमल्स आएंगे? सबसे फर्स्ट टाइम इवोल्व जो है एनिमल्स हैं वो प्रोटोजोआ में इंक्लूड है और ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं. क्लियर. तो दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड एज प्रोटोजोआ. द टर्म प्रोटोजोआ यूज्ड बाय द गोल्डफस, टर्म प्रोटोजोआ इज कॉइन्ड बाय गोल्डफस. क्लियर. तो गोल्डफस ने जो है इस टर्म को पोज किया था इसके लिए. तो प्रोटोजोआ में सारे प्रिमिटिव एनिमल्स जो है उसमें इंक्लूड किए गए हैं. अब इसके जनरल कैरेक्टर्स अगर आप देखें प्रोटोजोआ के, तो प्रोटोजोआ में
जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ. General characters, first of all we describe about the habit and habitat. Clear? So protozoa are found in marine water, fresh water and in parasitic form. Clear? Habits, these are solitary or colonial and parasitic or free living. Clear? तो इसमें सबसे फर्स्ट हैबिटेट कैसे होंगे, मैराइन, फ्रेश वाटर, मैराइन भी होंगे, फ्रेश वाटर में भी होंगे एंड पैरासिटिक होंगे. पैरासिटिक होंगे, कुछ मॉइस्ट सॉइल में होंगे. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट सॉलिटरी और कॉलोनियल, सॉलिटरी और कॉलोनियल, सॉलिटरी और कॉलोनियल, फ्री लिविंग और पैरासिटिक. फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक. तो ये फ्री लिविंग भी होंगे और पैरासिटिक भी होंगे. कुछ होस्ट के अंदर पैरासाइट की फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे और इसके साथ साथ ये फ्री लिविंग भी होते हैं. सॉलिटरी और कॉलोनियल दोनों तरीके से होते हैं. नेक्स्ट, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. Which type of level of body organization? Protoplasmic level, because these animals are unicellular. Clear? Now next, protoplasmic level of body organization. Protoplasmic level of body organization in which different type of functions performed by a single cell through its protoplasm. Clear? The protoplasmic level of body organization. Next, इसमें बॉडी शेप जो है वो जनरली इनके अंदर कैसे होती है, और ये यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक. दीज आर यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक बॉडी. यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक बॉडी. यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक बॉडी. These are unicellular and microscopic body. तो ये इसमें यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक बॉडी. तो ये यूनिसेलुलर होंगे और माइक्रोस्कोपिक बॉडी होगी इनकी. नेक्स्ट, द आउटर कवरिंग ऑफ देयर बॉडी इज देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सम एनिमल also enclosed by the pellicle, and marine animals are surrounded by siliceous cell. Clear? Siliceous cell means सिलिका से फॉर्म जो है वो सेल कवरिंग इनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं. क्लियर? यहाँ तक इन ओनली मेराइन एनिमल्स ड्यू टू द प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रिवेंट द वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी. क्लियर? तो इसमें body surrounded by plasma membrane, surrounded by plasma membrane. क्योंकि यूनिसेलुलर है इसलिए सेल की सेल मेम्ब्रेन है वो इसकी आउटर कवरिंग होगी. तो बॉडी सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन सम एनिमल्स इट ऑल्सो सराउंडेड बाय पेलिकल. क्लियर? एंड इन marine animals body surrounded by a shell of silica. तो सिलिशियस शेल से जो है वो इनकी बॉडी प्रोटेक्टेड होगी. सिलिशियस शेल. तो मैराइन एनिमल्स में जो है वो सिलिशियस शेल प्रेजेंट होंगी. सिलिशियस शेल का क्या रोल होगा कि ये इनके अंदर जो है वो मैराइन वाटर में होंगे. तो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस क्या होना चाहिए? एक्सोस्मोसिस. एक्सोस्मोसिस मीन्स वाटर लॉस होगा. वाटर लॉस से उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए, वाटर लॉस से स्केप करने के लिए क्या होता है इनके अंदर? सिलिशियस शेल जो है उसकी कवरिंग बॉडी के चारों तरफ प्रेजेंट होगी. क्लियर यहाँ तक? तो ये इसमें कुछ में पेलिकल प्रेजेंट होगी, कुछ में मैराइन एनिमल्स अगर है तो उनमें सिलिशियस शेल होंगी.
तो मैराइन एनिमल्स आर सराउंडेड बाय कवर्ड बाय सिलिशियस सेल। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें डाइजेशन, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है वो किस टाइप का लेंगे, ये हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा, जिसमें ये होलोजोइक और होलोफाइटिक दोनों टाइप के न्यूट्रिशन रहते हैं। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स दे आर डिपेंड ऑन अनदर एनिमल्स, अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। दे आर होलोजोइक एज वेल एज होलोफाइटिक। क्लियर। होलोजोइक एनिमल्स में एनिमल लाइक न्यूट्रिशन एंड होलोफाइटिक प्लांट लाइक न्यूट्रिशन होगा। क्लियर यहां तक। तो होलोजोइक एंड होलोफाइटिक न्यूट्रिशन होगा, तो इसमें होलोजोइक एंड होलोफाइटिक, कुछ में होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, कुछ में होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक एंड होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्लियर। According to Whittaker classification, these animals are classified into Protista group, Protista kingdom. Whittaker ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटोजोआ एनिमल्स आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा ग्रुप। क्लियर। तो प्रोटिस्टा किंगडम के इंडिविजुअल होंगे ये। तो इसमें होलोजोइक एंड होलोफाइटिक न्यूट्रिशन होगा। उसके बाद इसमें डाइजेशन सेल के अंदर होता है, इट मीन्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्लियर। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें और क्या बताएंगे, ये न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन हो गया। रेस्पायरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। तो रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों ही इनकी बॉडी सरफेस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे और अपने अनडाइजेस्टेड फूड को या अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बाहर एलिमिनेट करेंगे। क्लियर। तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू, respiration and excretion, respiration and excretion through body surface और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो respiration and excretion through body surface, and in freshwater animals they have contractile vacuoles for excretion and osmoregulation। क्लियर। तो ये इसके अंदर जो है वो जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होंगे, तो फ्रेश वाटर एनिमल्स में क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगी, एक्सेस वाटर अंदर आएगा। तो एंडोस्मोसिस होगी तो इसमें उस एक्सेस वाटर जो अंदर आ रहा है, उस एक्सेस वाटर को एलिमिनेट करने के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होगी। क्लियर यहां तक। तो इसमें फ्रेश वाटर एनिमल्स जो होंगे, फ्रेश वाटर एनिमल्स में फ्रेश वाटर एनिमल्स जो होंगे इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगी। किसके लिए, क्या काम करेंगी, ओस्मो रेगुलेशन। क्लियर। तो इन फ्रेश वाटर एनिमल्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, in freshwater animals contractile vacuole for osmoregulation, in freshwater animals contractile vacuole present for osmoregulation। तो ये इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होगा, इसमें जो एक्सेस वाटर होगा उस एक्सेस वाटर को ये बाहर एलिमिनेट करेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है वो इसमें एक्सेस वाटर को बाहर निकालेगी। इसके अलावा इसमें और क्या फंक्शन होंगे, और क्या जनरल कैरेक्टर होंगे इसके। नेक्स्ट जो है वो इसमें इन एनिमल्स के अंदर ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का आपने पढ़ लिया। लोकोमोशन के लिए इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सुडोपोडिया, फ्लैजिला एंड सीलिया। तो इसमें
locomotion by cilia, flagella, locomotion by cilia, flagella and pseudopodia, cilia, flagella and pseudopodia, इनसे लोकोमोशन करेंगे। नेक्स्ट स्केलेटन, जनरली स्केलेटन एब्सेंट होता है, बट इन मैराइन एनिमल्स सिलीशियस सेल एक्ट एज देयर एक्सोस्केलेटन। क्लियर यहाँ तक? स्केलेटन ओनली मैराइन एनिमल्स में होगा, स्केलेटन मैराइन एनिमल्स में होगा ओनली सिलीशियस सेल act as a exoskeleton and prevent the water loss from the body। क्लियर? तो ये होगा इसमें स्केलेटन। उसके बाद जो है वो इसमें रिप्रोडक्शन के बेस पर अगर आप देखें तो रिप्रोडक्शन में दीज आर asexually reproduce as well as sexually reproduce। क्लियर? asexual reproduction by binary fission, multiple fission and spore formation, and sexual reproduction by gametic fusion। क्लियर? तो asexual reproduction by binary fission, asexual reproduction by binary fission, multiple fission, asexual reproduction by binary fission, multiple fission and spore formation whereas sexual reproduction by gametic fusion। तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमेटिक फ्यूजन से, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन। इनसे ये जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये इसमें एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्लासिफिकेशन, दीज आर द जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ। नाउ विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। Classification. Protozoa are classified into 4 different groups, classes on the basis of their locomotory organs। Classification में क्या बताएंगे कि प्रोटोजोआ एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 classes on the basis of locomotory organs। क्लियर? तो लोकोमोशन के बेस पर ये 4 क्लासेस होंगी, सार्कोडीना और राइजोपोडा, नेक्स्ट फ्लैजिलेटा या मैस्टिगोफोरा, नेक्स्ट स्पोरोजोआ एंड सीलिएटा। क्लियर? तो इसमें 4 क्लासेस हैं। क्लासेस, फर्स्ट क्लास इज सार्कोडीना, फर्स्ट क्लास सार्कोडीना और राइजोपोडा, फर्स्ट क्लास सार्कोडीना और राइजोपोडा, सेकंड क्लास फ्लैजिलेटा और मैस्टिगोफोरा, थर्ड क्लास स्पोरोजोआ एंड फोर्थ सीलिएटा। तो फर्स्ट क्लास सार्कोडीना और राइजोपोडा है, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होंगे? सूडोपोडिया, लोकोमोशन बाय सूडोपोडिया। They used pseudopodia for capturing of food। क्लियर? तो ये pseudopodia का यूज लोकोमोशन में भी कर रहे हैं और फूड कैप्चरिंग में भी ये pseudopodia को यूज करते हैं। क्लियर? pseudopodia are unstable locomotory organs in their protoplasm। These are protoplasmic process। तो ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और किसी भी डायरेक्शन में जो है वो फूड कैप्चर करना हो उस साइड ये अपने सूडोपोडिया का यूज कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक?
and these are found in fresh water, marine water and also these are parasitic. क्लियर? तो ये पैरासिटिक भी होंगे, फ्रेश वाटर में भी होंगे, मैराइन वाटर में भी होंगे। मैराइन वाटर में होंगे तो इनके चारों तरफ सिलीशियस शेल प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? एग्जाम्पल इसमें सार्कोडीना और राइजोपोडा के एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा जो फ्रेश वाटर में होता है, एंटमीबा, अमीबा, एंटमीबा, it is parasitic, foraminiferans and radiolarians, foraminiferans and radiolarian, these are marine animals. Clear? These are marine protozoa, these are freshwater protozoa and it is parasitic protozoa. Clear? ये इसके एग्जाम्पल हो गए अमीबा, एंटमीबा, फोरामिनिफेरेंस एंड रेडियोलेरियंस। क्लियर? नेक्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास इज फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा और मैस्टिगोफोरा। नेक्स्ट क्लास इज फ्लैजिलेटा एंड मैस्टिगोफोरा। इन दीज एनिमल्स द लोकोमोटरी ऑर्गन्स इज फ्लैजिला। क्लियर? इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स फ्लैजिला होंगे एंड दे परफॉर्म होलोफाइटिक एज वेल एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर यहाँ तक? तो इनके अंदर जो है वो लॉन्ग फ्लैजिला होंगे, 1 और 2 फ्लैजिला जो है वो इसकी बॉडी पे प्रेजेंट हो सकते हैं, जो या तो 1 होंगे या 2 होंगे। तो ये फ्लैजिला जो है ये भी क्या काम करते हैं, इसमें फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करते हैं और इसके साथ साथ इनके लोकोमोशन में भी हेल्प करेंगे। क्लियर? These are found is parasitic as well as aquatic. क्लियर? तो ये एक्वेटिक भी होते हैं, एक्वेटिक होंगे तो फ्रेश वाटर में होंगे और उसके साथ साथ ये पैरासिटिक भी होते हैं। क्लियर यहाँ तक? इनमें फ्लैजिलेटा के अंदर होलोजोइक और होलोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है वो प्रेजेंट होगा। इसके बेस पर इनमें जो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं वो फाइटोमेस्टिगोफोरा सब क्लास हो जाती है इसकी। जिनमें होलोफाइटिक न्यूट्रिशन होगा वो कौन से होंगे? फाइटोमेस्टिगोफोरा। और जिनमें एनिमल लाइक होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा वो जूमेस्टिगोफोरा होंगे। क्लियर यहाँ तक? तो इनको उसके अकॉर्डिंग जो है वो 2 सब क्लासेस में भी क्लासीफाई करते हैं, फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड जूमेस्टिगोफोरा। क्लियर यहाँ तक? तो ये इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स फ्लैजिला। इसमें एग्जाम्पल जो है वो इनमें कौन से होंगे? एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में एक तो इसका लिस्मानिया, लिस्मानिया डोनोविनी, जिससे ध्यान होगा आपको काला अजहर डिजीज होती है, काला अजहर या क्या कहेंगे इसको, दमदम फीवर। तो काला अजहर या दमदम फीवर डिजीज स्प्रेड करता है लिस्मानिया। इसके अलावा फ्लैजिलेटा में एग्जाम्पल जो है वो ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा कौन सी डिजीज होगी इससे? ट्रिपेनोसोमा से डिजीज होती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो ट्रिपेनोसोमा से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस, इससे फीमेल में लुकोरिया डिजीज हो जाती है, इससे फीमेल में लुकोरिया डिजीज हो जाती है, जिसमें वाइट फ्लूइड जो है वो डिस्चार्ज होता है वेजाइना से। तो वेजाइना या जेनिटल ट्रैक्ट से वाइट फ्लूइड का डिस्चार्ज होना लुकोरिया है। तो ये इसमें जो है वो लुकोरिया डिजीज हो जाती है, लुकोरिया, जिसमें वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। और इसके अलावा जो है वो और कौन से होते हैं? लिस्मानिया है, ट्रिपेनोसोमा है, ट्राइकोमोनास। क्लियर? तो ये इसके सारे एग्जाम्पल होंगे फ्लैजिलेटा या मैस्टिगोफोरा के। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें थर्ड क्लास है वो इसकी, वो स्पोरोजोआ,
नेक्स्ट जो है वो इसमें स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ में एक चीज आप देखें भी, लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। दीज आर कंप्लीटली पैरासिटिक एनिमल्स। तो इनमें स्पोरोजोआ एनिमल्स में जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट, लोकोमोशन एब्सेंट होता है इनमें, तो इनके अंदर लोकोमोशन नहीं होगा। दूसरा, इसके साथ साथ जो है वो इनकी लाइफ की किसी भी स्टेज में स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो लाइफ की किसी स्टेज में स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पोर फॉर्मेशन करने के कारण या स्पोरुलेशन के कारण इसमें नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको स्पोरोजोआ कहेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन के थ्रू जो है वो ये नेक्स्ट प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये स्पोरोजोआ होते हैं। तो लोकोमोशन एब्सेंट होगा, सारे एंडोपैरासाइट होंगे, और उसके साथ साथ जो है वो स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू जो है वो न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मेथड जो है वो मेनली इनमें स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन है। इनके अंदर स्पोरोजोआ एनिमल्स में अगर एग्जांपल आप देखें तो इनमें कौन से होंगे? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम होगा, इससे भी ध्यान होगा आपको, मलेरिया डिजीज स्प्रेड होती है। प्लाज्मोडियम मलेरिया डिजीज फैलाएगा। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो एक एग्जांपल आप इसमें दे सकते हो, टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस होती है। टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस होगा इससे। एक नोसीमा, नोसीमा, नोसीमा से सिल्कवर्म में पेब्रिन डिजीज होती है। पेब्रिन इन सिल्कवर्म। ध्यान अभी, सिल्कवर्म जो है वो क्या है? एक आर्थ्रोपोड एनिमल है। तो सिल्कवर्म जो है वो बॉम्बिक्स मोराई या आर्थ्रोपोड एनिमल है जिनके अंदर पेब्रिन डिजीज है वो नोसीमा के कारण हो जाती है। क्लियर यहाँ तक? तो ये इसके स्पोरोजोआ में एग्जांपल। नेक्स्ट, स्पोरोजोआ के बाद सिलिएटा और सिलियोफोरा। नेक्स्ट, सिलियोफोरा और सिलिएटा एक ही चीज है, सिलियोफोरा कह दो, सिलिएटा कह दो। सिलिएटा और सिलियोफोरा के अंदर क्या होंगे? लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है वो सीलिया प्रेजेंट होंगे। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स सीलिया प्रेजेंट होंगे। जैसे पैरामीशियम के अंदर जो है वो आपने देखा होगा, इस टाइप से ये पूरी सरफेस पर जो है वो लार्ज नंबर में स्मॉल सीलिया प्रेजेंट होंगे, और ये सीलिया क्या करते हैं? वाटर करंट या वाटर फ्लो भी बनाते हैं, जिससे वाटर के साथ जो है वो फूड सब्सटेंसेस जो है वो इसके अंदर आ सके। और इसके साथ साथ इनके अंदर साइटोस्टोम और साइटोपाइक भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर यहाँ तक? पहली चीज तो क्या होगी? लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है वो इनमें सीलिया होते हैं, और सीलिया होने के साथ साथ इसमें साइटोस्टोम और साइटोपाइक भी होते हैं। साइटोस्टोम है वो फूड को इनटेक करने के लिए, साइटोपाइक इसको बाहर एलिमिनेट करने के लिए। तो इसमें साइटोस्टोम और साइटोपाइक जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगे। साइटोस्टोम का काम फूड इनटेक करना, वाटर इनटेक करना, और साइटोपाइक का काम जो है वो उसका एलिमिनेशन करना होता है। क्लियर यहाँ तक? ये प्रेजेंट होंगे, लार्ज नंबर में सीलिया प्रेजेंट होंगे पूरी बॉडी सरफेस पर। और उसके बाद जो है वो इसमें क्या बताएंगे? तो ये इसमें सिलियोफोरा में ये बता दिए। और उसके साथ साथ एक इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस में डाइमॉर्फिज्म होती है। न्यूक्लियस में डाइमॉर्फिज्म होगी। इनके न्यूक्लियस में डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि इनके अंदर न्यूक्लियस है वो टू टाइप्स होंगे, एक माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस। तो इसमें माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस होंगे। माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस प्रोड्यूस their new progeny and participate in reproduction, whereas macronucleus is participate in metabolism. क्लियर यहाँ तक? मैक्रोन्यूक्लियस का काम मेटाबॉलिज्म करना, और माइक्रोन्यूक्लियस जो है उसका काम होता है रिप्रोडक्शन करना। तो वो रिप्रोडक्शन में, और ये जो है वो उसमें किस में सहायक होते हैं? ये मैक्रोन्यूक्लियस है वो इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। क्लियर यहाँ तक?
कुछ जो है वो इनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं। क्लियर यहाँ तक? जैसे ओपेलाइना है वो इनमें मल्टी न्यूक्लिएट है। तो एग्जाम्पल अगर आप देखें इनके, तो पैरामीशियम है, वोर्टिसेला, पैरामीशियम, वोर्टिसेला, नॉक्टिल्यूका, पैरामीशियम, वोर्टिसेला, नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका में बायोल्यूमिनेसेंस होती है। बायोल्यूमिनेसेंस मीन्स ये डार्क में जो है वो चमकते हैं, तो ये इनमें नॉक्टिल्यूका में बायोल्यूमिनेसेंस होती है। एक इनके अंदर ओपेलाइना है जो कैसा होता है, इनमें मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ओपेलाइना मल्टी न्यूक्लिएट होगा, नॉक्टिल्यूका है वो इनके अंदर इसमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया? तो बेटा ये सारा कौन सा फाइलम हो गया? प्रोटोजोआ फाइलम। नेक्स्ट जो है वो इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा। तो नेक्स्ट सेकंड जो फाइलम है वो इसका है पोरीफेरा फाइलम, जो प्रोटोजोआ से इवोल्व फाइलम है। हेलो, हाँ, तो इसमें नेक्स्ट फाइलम पोरीफेरा फाइलम, इट इज द मोर evolved phylum than protozoa, in which number of cells also increase and their body is complicated than protozoa. Clear? तो इसमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो है ये इसमें पोरीफेरा है जिनके अंदर पोर बियरिंग बॉडी होती है। तो इसमें पोरीफेरा जो टर्म है वो किस बेस पर है? पोर बियरिंग बॉडी। पोर बियरिंग बॉडी, पोर बियरिंग बॉडी के बेस पर ये पोरीफेरा होंगे। क्लियर? तो पोरीफेरा जो टर्म है वो किस बेस पर दी गई इनको? पोर बियरिंग बॉडी के बेस पर इनको पोरीफेरा नाम दिया। किसने दिया? रॉबर्ट ग्रांट ने। तो रॉबर्ट ग्रांट ने इन एनिमल्स को, रॉबर्ट ग्रांट, इन्होंने इनको पोरीफेरा नाम दिया। एंड अकॉर्डिंग टू देयर सेसाइल नेचर, लेमार्क टर्म्ड एज जूफाइटा। लेमार्क ने क्या नाम दे दिया इनको? जूफाइटा, ड्यू टू देयर सेसाइल नेचर। लेमार्क ने इनको सेसाइल नेचर के कारण जूफाइटा नाम दिया। दीज आर ऑल एनिमल्स आर सेसाइल which attach on their substratum and cannot perform locomotion. Clear? तो सेसाइल नेचर के कारण लेमार्क ने इनको जूफाइटा कहा और पोर बियरिंग बॉडी के कारण रॉबर्ट ग्रांट ने पोरीफेरा कहा। क्लियर यहाँ तक? तो पूरी बॉडी पर जो है वो पोर प्रेजेंट होंगे, तो पोर्स की प्रेजेंस के कारण से जो है वो पोरीफेरा नाम दिया। और ये जनरली इन पोर बियरिंग बॉडी के कारण ही इनको जनरल नेम जो है वो क्या कहते हैं? स्पंज। जनरली दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्पंज। क्लियर? ड्यू टू पोर बियरिंग बॉडी। क्लियर? तो पोर बियरिंग बॉडी के कारण ही ये स्पंज होते हैं। अब इसके बाद जो है वो इसमें आप देखें कि इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होंगे? जनरल कैरेक्टर्स, in general characters, first of all we describe about the habit and habitats. These animals are mostly marine but some are in fresh water. Clear? तो इसमें होंगे सारे एक्वेटिक, तो मोस्टली मैराइन एंड सम आर इन, और फ्यू आर इन फ्रेश वाटर, क्लियर यहाँ तक? तो मोस्टली तो मैराइन होंगे, कुछ एनिमल्स इनके ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में भी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या बताएंगे? ये हैबिटेट हो गया। हैबिटेट के बाद नेक्स्ट हैबिट्स, दीज आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। एक तो सेसाइल होंगे, सबस्ट्रेटम पर चिपके रहेंगे, सॉलिटरी और कॉलोनियल। सेसाइल, सॉलिटरी और कॉलोनियल, सॉलिटरी और कॉलोनियल। उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। विच टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल जो है वो इसमें कैसा होगा? ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो इसमें
किस टाइप का लेवल बताएंगे, सेसाइल, सॉलिटरी और कॉलोनियल. एंड नेक्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर लेवल, cellular level of body organization, and in protozoa protoplasmic level of body organization. Clear? Next, germ layer and their symmetry. On the basis of germ layer, these are diploblastic, and on the basis of symmetry, these are asymmetrical. तो डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल में एक्सेप्शन है, लुकोसोलेनिया, उसमें एक्सेप्शन है लुकोसोलेनिया. तो ये इनके अंदर जो है वो इसके एक्सेप्शन हो गया इसका लुकोसोलेनिया. और नेक्स्ट इसके बाद और क्या बताएंगे, इनकी बॉडी शेप. तो ये इसमें डिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिमेट्रिकल, एक्सेप्शन लुकोसोलेनिया. बॉडी शेप जो है वो इनमें कैसे बताओगे, बॉडी शेप या तो वेज शेप होगी. क्लियर यहाँ तक? तो ये बॉडी शेप जो है वो जनरली वेज शेप और अर्न शेप होती है. तो इसमें बॉडी शेप, वेज शेप और अर्न शेप, ये इनकी बॉडी होती है, वेज शेप और अर्न शेप. बॉडी बॉल किस टाइप की होगी इनमें, बॉडी बॉल डबल लेयर्ड होगी. तो 2 लेयर जो है वो इनकी बॉडी में प्रेजेंट होंगी. तो 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी. आउटर लेयर इज पिनेकोडर्म एंड इनर लेयर इज कोइनोडर्म. क्लियर? 2 लेयर है. आउटर लेयर इज पिनेकोडर्म एंड इनर लेयर इज कोइनोडर्म. ये आउटर लेयर पिनेकोडर्म, डबल लेयर आप देख रहे हो बॉडी वॉल में. तो बॉडी वॉल की डबल लेयर है. इन डबल लेयर में आउटर लेयर है वो पिनेकोडर्म हो जाएगी और इनर लेयर इसकी कोइनोडर्म होगी. क्लियर? तो बॉडी वॉल बाइलेयर, बॉडी वॉल बाइलेयर्ड, आउटर लेयर पिनेकोडर्म, बॉडी लेयर बाइलेयर्ड होगी बॉडी वॉल, आउटर लेयर पिनेकोडर्म एंड इनर लेयर कोइनोडर्म. इनर लेयर कोइनोडर्म. तो इसमें आउटर लेयर है वो पिनेकोडर्म होगी और इनर लेयर इसकी कोइनोडर्म. इनर लेयर कोइनोडर्म. तो इसमें 2 लेयर जो है वो इसकी बॉडी वॉल में प्रेजेंट होंगी. तो बॉडी वॉल की जो 2 लेयर है, इन 2 लेयर्स में आउटर लेयर पिनेकोडर्म और इनर लेयर इसकी कोइनोडर्म होगी. क्लियर यहाँ तक? तो पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म में, पिनेकोडर्म मेड अप ऑफ फ्लैट पिनेकोसाइट्स एंड कोइनोडर्म made up of coinocytes. These are funnel shaped cells. Clear? Coinocytes are funnel shaped cells and pinacocytes are flat cells. Presence of pinacocytes is the specific character of the presence of coinocytes or funnel cells is the specific character of porifera. Clear यहाँ तक? तो कोइनोसाइट्स की प्रेजेंस जो है ये किससे बन रही है, कोइनोसाइट्स, फनल सेल्स, और पिनेकोसाइट्स क्या होती है, फ्लैट सेल्स होती हैं. तो कोइनोसाइट्स जो फनल सेल्स है उसकी प्रेजेंस पोरीफेरा का या स्पंज का स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया. क्लियर यहाँ तक? तो ये डिप्लोब्लास्टिक एसिमेट्रिकल हो गए, एक्सेप्शन ल्यूकोसोलेनिया, वेज शेप और अर्न शेप बॉडी होगी, बॉडी वॉल बाइलेयर्ड होगी. क्लियर यहाँ तक? पिनेकोडर्म कोइनोडर्म के बीच जो है वो क्या प्रेजेंट होता है इनमें, सेलुलर मीजेनकाइम. क्लियर यहाँ तक? सेलुलर मीजेनकाइम cellular mesenchyme present between pinacoderm and coinoderm. Clear? Cellular mesenchyme means
between both pinacoderm and coenoderm, amoeboid cells are present which perform different functions. Clear? These all cells are amoeboid cells, but their functions are different. Amoeboid according to their shape. तो शेप इरेगुलर शेप की होगी, इसलिए वो अमीबोइड सेल्स हैं, और ये अमीबोइड सेल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं. जैसे इनके अंदर जो है वो इसकी मीजेनकाइम की अमीबोइड सेल्स अगर आप देखें तो कौन कौन सी है, जैसे थीजोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट, नेक्स्ट आर्कियोसाइट्स, मायोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स. These are the cells in mesenchyme between the pinacoderm and coenoderm. The function of thiocytes is storage of food, trophocytes distribution of food or circulation of food, scleroblast formation of siliceous or calcareous spicules, archaeocytes, these are totipotent cells in porifera. Archaeocytes, these are totipotent cells in porifera, which is undifferentiated cells, and it can form different type of cells in sponges. Clear? तो स्पंज में ये दूसरी किसी भी तरह की सेल्स की फॉर्मेशन करने में कैपेबल होती है, इसलिए ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो है वो क्या होती है, इसकी टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं. क्लियर? यहाँ तक ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या हैं, इसकी टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं, और ये टोटीपोटेंट सेल जो है वो क्या काम कर सकती हैं, इसके डिफरेंट सेल्स की फॉर्मेशन कर सकती है, और इसके साथ साथ ये गैमेट फॉर्मेशन या जेम्यूल फॉर्मेशन करती हैं. जेम्यूल फॉर्मेशन से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. क्लियर? यहाँ तक तो ये इसमें आर्कियोसाइट्स है. मायोसाइट्स आर द मस्कुलर सेल्स विच रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ ओस्कुलम. क्लियर? ये ओस्कुलम में प्रेजेंट होंगी और इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करती है. क्लियर? उसके बाद है क्रोमोसाइट्स इट प्रोवाइड पिगमेंट टू देयर बॉडी एंड प्रोवाइड कलरेशन. क्लियर? यहाँ तक तो बॉडी को कलर प्रोवाइड करने का काम जो है वो क्रोमोसाइट्स का होगा. तो ये क्रोमोसाइट्स जो है वो क्या करेगी, पिगमेंट फॉर्मेशन करती है, और वो पिगमेंट इनको कलर प्रोवाइड करते हैं. तो ये डिफरेंट फंक्शंस जो है वो करने के लिए इसमें अमीबोसाइट्स जो है वो सेल्स की प्रेजेंट होती हैं, जो कहाँ होती है, मीजेनकाइम में. क्लियर? यहाँ तक एक इनके अंदर जो है वो पूरी बॉडी वॉल में इनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होंगे. बॉडी वॉल में जो पोर्स प्रेजेंट होंगे इनमें स्मॉल पोर्स ओस्टिया एंड लार्ज पोर्स ओस्कुलम. तो ये इसमें एक ओस्टिया एंड ओस्कुलम, ये इनकी बॉडी में जो है वो पोर्स प्रेजेंट होंगे. ओस्टिया एंड ओस्कुलम में क्या होगा, लार्ज नंबर में कई माइक्रो एपर्चर जो है वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होंगे. ये दिस टाइप ऑफ माइक्रो एपर्चर इन देयर बॉडी वॉल आर नोन एज ओस्टिया. क्लियर? This type of microaperture in their body wall are known as ostia, which intake the water from outside. तो ये वाटर को इनटेक करेंगे, और उसके साथ साथ इनके अंदर जो है वो एक लार्ज एपर्चर, लार्ज पोर प्रेजेंट होगा, ओस्कुलम, विच एक्सपेल आउट द वाटर. क्लियर? तो ये तो वाटर को एक्सपेल आउट करेगा, और ओस्टिया जो है वो इनटेक ऑफ वाटर. क्लियर? यहाँ तक ओस्टिया और ओस्कुलम के फंक्शन इस तरीके से होते हैं कि ओस्टिया वाटर को केवल इनटेक ही करे, इससे कभी बाहर नहीं निकलता, और ओस्कुलम से कभी वाटर अंदर नहीं आता. ओस्कुलम का काम है हमेशा वाटर को बाहर एक्सपेल करना. क्लियर? यहाँ तक इस तरीके से इनमें ये ओस्टिया और ओस्कुलम के फंक्शन होंगे. ओस्टिया इनटेक ऑफ वाटर एंड ओस्कुलम एक्सपेल ऑफ वाटर. क्लियर?
इससे रिलेटेड जो है वो एक क्वेश्चन आया हुआ है, इफ कार्बन पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द ऑस्कुलम देन, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, अगर कार्बन पार्टिकल जो है वो ऑस्कुलम के ऊपर रखा जाए तो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इट थ्रो फ्रॉम द बॉडी, इसको बाहर फेंक दिया जाएगा बॉडी से। दूसरा इनटेक इनटू द स्पंजोसील, स्पंजोसील में ले लिया जाए, या फिर एक इसमें ऑप्शन है इट डाइजेस्ट इन पैरागैस्ट्रिक कैविटी और इट अनअफेक्टेड। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, कार्बन पार्टिकल को बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा, तो बाहर जो है वो कार्बन पार्टिकल फेंक दिया जाएगा, तो ये इनमें ऑस्कुलम का फंक्शन होता है। तो ये ओस्टिया एंड ऑस्कुलम का बताना है, ये इनटेक ऑफ वाटर और ये एक्सपेल ऑफ वाटर, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उसमें क्या बताएंगे, इनका स्केलेटन। स्केलेटन जो है वो किससे बना होता है इनका, स्केलेटन, स्केलेटन जो है वो सिलिशियस स्पिक्यूस, कैलकेरियस स्पिक्यूस एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स से। स्केलेटन जो है वो कैसा होगा, इनमें एंडोस्केलेटन होगा, और वो एंडोस्केलेटन जो है वो इसमें किससे बन सकता है, या तो सिलिका की स्पिक्यूस, कैल्शियम कार्बोनेट की स्पिक्यूस एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स, इनसे जो है वो इनका एंडोस्केलेटन बनता है। और उसके बाद इनमें वाटर कैनाल सिस्टम, नेक्स्ट वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम होगा इनमें। वाटर कैनाल सिस्टम की प्रेजेंस भी पोरीफेरा का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। वाटर कैनाल सिस्टम जो है इसकी प्रेजेंस भी पोरीफेरा का स्पंज का स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा। तो इसमें आप देख रहे हो कोइनोसाइट्स की प्रेजेंस, पोर बियरिंग बॉडी, और वाटर कैनाल सिस्टम की प्रेजेंस जो है वो पोरीफेरा या स्पंज का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। तो इसमें आप देखें ये कि वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो इसमें प्रेजेंट होगा। ये वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो किस किस में हेल्प करता है, इनकी न्यूट्रिशन में, रेस्पायरेशन में, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन, क्लियर यहाँ तक। तो ये वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो इसकी हेल्प करेगा, न्यूट्रिशन, फूड सब्सटेंसेस भी इससे आएंगे, न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है, रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, excretion and also help in reproduction, clear। तो वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प इन देयर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, क्लियर। तो न्यूट्रिशन में क्या होगा, वाटर जो बाहर से अंदर इनटेक कर रहा है ओस्टिया के थ्रू, तो वो क्या कर रहा है, फूड सब्सटेंसेस को भी साथ लेके आ रहा है। O2 CO2 का एक्सचेंज भी हो सकता है। एक्सक्रीटरी मैटर जो स्पंजोसील में बन जाता है, उस स्पंजोसील के एक्सक्रीटरी मैटर को भी ये बाहर एक्सपेल कर देता है। और इसके साथ साथ इनके अंदर एंडोजिनस बडिंग के थ्रू, उसमें क्या होती है, ये इनमें एंडोजिनस बडिंग के थ्रू जैम्यूल्स बनती हैं। इन जैम्यूल्स को भी ये वाटर के साथ, एक्सेस वाटर के साथ बाहर एक्सपेल करेगा, और उसके साथ ये जैम्यूल बाहर जाकर एक न्यू स्पंज की फॉर्मेशन करती हैं। तो ये इसके रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो उसमें भी ये जेम्यूल्स जो है उससे उसको बाहर एक्सपेल करके नया स्पंज की फॉर्मेशन कर रहा है, क्लियर यहाँ तक। तो ये इनके अंदर जो है वो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा इनका वाटर कैनाल सिस्टम। अब इनके अंदर जो है वो वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो इसमें कई टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं, जैसे एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम, एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम, साइकोनोइड कैनाल सिस्टम, ये इसके वाटर कैनाल सिस्टम है। एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम, साइकोनोइड कैनाल सिस्टम, लुकोनोइड कैनाल सिस्टम एंड रेगोनोइड कैनाल सिस्टम, एंड रेगोनोइड कैनाल सिस्टम, रेगोनोइड कैनाल सिस्टम, ये सारे जो है वो इनके अंदर इसके वाटर कैनाल सिस्टम होंगे। इन वाटर कैनाल सिस्टम में सबसे सिंपलेस्ट टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम है
वो एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इनमें ल्यूकोनोइड कैनाल सिस्टम होता है। क्लियर यहाँ तक? एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम में जो है वो एकदम सीधा सिंपल कैनाल सिस्टम होता है। वाटर जो है वो ओस्टिया से अंदर आता है स्पंजोसील में, और स्पंजोसील से ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो इसमें जो है वो ओस्टिया के थ्रू वाटर अंदर आ रहा है, और ओस्टिया के थ्रू वाटर अंदर आने के बाद जो है वो ओस्कुलम से बाहर निकल जाए तो क्या कहेंगे इसको? एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम। तो सीधा सीधा पैसेज जो है उसका क्या होगा? ओस्टिया से सीधा वाटर आया स्पंजोसील में, स्पंजोसील में आ गया, और स्पंजोसील से जो है वो ओस्कुलम के थ्रू बाहर चला गया, ओस्कुलम से बाहर चला गया। इस तरीके से जो है वो इसमें एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम है, जिसमें वाटर ओस्टिया से स्पंजोसील में, स्पंजोसील से ओस्कुलम के थ्रू बाहर हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? एक इनके अंदर जो सेंट्रल पार्ट में आप देख रहे हो कैविटी, इनकी सेंट्रल पार्ट की जो कैविटी होती है वो स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी होती है। ये क्या होती है इनमें? स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहेंगे इसको। तो इनके अंदर जो है वो स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी ये इसके सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होंगी। तो वाटर जो है वो सीधा ओस्टिया से एंटर करके पैरागैस्ट्रिक कैविटी में, स्पंजोसील में आया और ओस्कुलम से बाहर निकल गया। दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज सिंपलेस्ट एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट, साइकोनोइड कैनाल सिस्टम। In this canal system, water intake from ostia and body wall जो है वो इसमें इस टाइप की बॉडी वॉल होगी। तो वाटर ओस्टिया से जो है वो इसके अंदर वाटर इनटेक कर रहा है, तो ओस्टिया से वाटर इनटेक करेगा। उसके बाद जो है वो किस में आ गया? इनकरेंट कैनाल में। दीज आर इनकरेंट कैनाल, ये इनकरेंट कैनाल में आया। और उसके बाद जो है वो इनके बीच बीच में, इनकरेंट कैनाल के बीच बीच में कौन सी होती है इनमें? ये इनकरेंट कैनाल है, और ये कौन सी होती है? रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल। तो इनकरेंट और रेडियल कैनाल जो है वो अल्टरनेट अरेंज होती हैं। जो बाहर की तरफ ओपन हो रही है वो इनकरेंट कैनाल है, जो स्पंजोसील में ओपन हो रही है वो रेडियल कैनाल है। क्लियर यहाँ तक? तो वाटर जो है वो सबसे पहले है इनकरेंट कैनाल में, बाहर से ओस्टिया से इनकरेंट कैनाल में, और ओस्टिया से जो इनकरेंट कैनाल में आया हुआ वाटर है वो इससे प्रोसोपाइल से एंटर करेगा रेडियल कैनाल में, और रेडियल कैनाल से ये एपोपाइल के थ्रू स्पंजोसील में, स्पंजोसील से ओस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये किस किस में आ रहा है? वाटर जो है वो सबसे पहले ओस्टिया से इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में, और रेडियल कैनाल से एपोपाइल के थ्रू स्पंजोसील में, और स्पंजोसील से ओस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ये होता है साइकोनोइड कैनाल सिस्टम। कौन सा हो गया ये? साइकोनोइड कैनाल सिस्टम है, जिसके अंदर एस्कोनोइड से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्लियर? उसके बाद होता है ल्यूकोनोइड कैनाल सिस्टम। इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन विच वाटर सबसे पहले ओस्टिया के थ्रू एंटर करता है इनकरेंट कैनाल में। वाटर ओस्टिया से इनकरेंट कैनाल में आएगा, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल के थ्रू फ्लैजिलेटेड चेंबर में, फ्लैजिलेटेड चेंबर। तो इसके अंदर की तरफ जो है वो इनर सरफेस पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसलिए फ्लैजिलेटेड चेंबर होगा। तो वाटर जो है वो इनकरेंट कैनाल में ओस्टिया से फिर प्रोसोपाइल के थ्रू फ्लैजिलेटेड चेंबर में आएगा। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखें कि यहाँ जो है वो इनमें वाटर जो अंदर आ रहा है वो प्रोसोपाइल से इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में नहीं जाकर किस में जाएगा? फ्लैजिलेटेड चेंबर में जाता है, और फ्लैजिलेटेड चेंबर से एपोपाइल के थ्रू आ जाएगा एक्सकरेंट कैनाल में, एपोपाइल से एक्सकरेंट कैनाल में, ये एक्सकरेंट कैनाल में, और एक्सकरेंट कैनाल जो है वो स्पंजोसील में ओपन हो जाती है। स्पंजोसील जो है वो जनरली इनकी एकदम से रिड्यूस होती है। क्लियर यहाँ तक? क्योंकि बॉडी वॉल जो है वो ज़्यादा थिक हो जाती है। तो एक्सकरेंट कैनाल से स्पंजोसील, स्पंजोसील से
ओस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाएगा। ये ओस्कुलम के थ्रू जो है वो इससे स्पंजोसील से बाहर चला जाएगा। ये इनके अंदर जो है वो क्या होगा, इसका ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम, जो सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का कैनाल सिस्टम होता है, और एक होता है रेगोनॉइड कैनाल सिस्टम। रेगोनॉइड कैनाल सिस्टम में जो है वो वाटर बाहर से प्रोसोपाइल के थ्रू, बाहर से वाटर प्रोसोपाइल के थ्रू आ जाएगा फ्लैजिलेटेड चेंबर में, प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चेंबर। तो ये प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चेंबर में, फ्लैजिलेटेड चेंबर से एपोपाइल के थ्रू बाहर आ जाएगा। ये सॉरी एपोपाइल के थ्रू पहले स्पंजोसील में, और स्पंजोसील से बाहर निकल जाएगा। एपोपाइल के थ्रू स्पंजोसील में, स्पंजोसील, और स्पंजोसील से ये ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। क्लियर यहाँ तक? इस तरीके से जो है वो इनमें कई तरह के वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो इन एनिमल्स में प्रेजेंट हो गए। सारे पोरीफेरा में सब तरह के नहीं होते, कुछ पोरीफेरा में एस्कोनॉइड होते हैं, कुछ में साइकोनॉइड होते हैं, कुछ में ल्यूकोनॉइड, कुछ में रेगोनॉइड कैनाल सिस्टम होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनके अंदर जो है वो इसके वाटर कैनाल सिस्टम होंगे। एक आपको इसमें बता दिया मैंने, वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो किस में हेल्प करते हैं इनके, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन में। वाटर कैनाल सिस्टम के बाद जो है वो एक इसमें इनकी बॉडी कैविटी आपको मैंने बता दी कि अंदर इनमें कौन सी कैविटी होती है, सेंट्रल पार्ट में पैरागैस्ट्रिक कैविटी और स्पंजोसील प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट जो है वो इसमें डाइजेशन किस टाइप का होगा, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन ये बताएंगे। तो इनके अंदर डाइजेशन जो है वो कैसा होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। इट मीन्स सेल के अंदर डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्लियर? तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे, तो ये डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस, तो बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें और क्या बताएंगे, ये इसकी बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन हो रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर बताएंगे रिप्रोडक्शन किस तरीके से कर रहे हैं, और तो सेंस ऑर्गन्स और ये जो है वो इसके नर्वस सिस्टम जो है वो इसमें डेवलप्ड नहीं होते। क्लियर यहाँ तक? स्केलेटन आपने देख ही लिया, स्केलेटन जो है वो सिलीशियस स्पिक्यूल, कैलकेरियस स्पिक्यूल, और इसके अलावा किससे हो सकता है, स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई, एक ये इसमें रिप्रोडक्शन के बेस पर ये बाइसेक्सुअल होंगे, बाइसेक्सुअल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बाइसेक्सुअल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ये बाइसेक्सुअल होंगे और इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो बाइसेक्सुअल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जेम्यूल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी आपको बताया था एंडोजिनस बडिंग होती है, और उस एंडोजिनस बडिंग के कारण दो तरह की बडिंग होती है, एंडोजिनस, एक्सोजिनस। सिलेंट्रेट्स में एक्सोजिनस बडिंग होती है और पोरीफेरा में एंडोजिनस बडिंग होती है, जिससे जेम्यूल्स बन रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो कि इस तरह की जो वो बन रही हैं वो जेम्यूल्स होती हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जेम्यूल्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction by gemmules and sexual reproduction by gametic fusion, sexual reproduction by gametic fusion। तो गैमेट्स के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और जेम्यूल से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर यहाँ तक? ये इनके अंदर जो है वो इनके रिप्रोडक्शन का हो गया। लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है वो इसमें आपने पढ़ लिया, लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे ड्यू टू देयर सेसाइल नेचर। तो सेसाइल नेचर है,
इसलिए लोकोमोशन ये नहीं करते। क्लियर। अब इसके बाद इसमें पढ़ेंगे पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन। पोरीफेरा आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाटर कैनाल सिस्टम एंड देयर skeleton. Clear? Porifera are classified into 3 classes on the basis of skeleton and their water canal system. These classes are, इसमें classification, तो Porifera classified into 3 classes. Class first Calcarea, class second Hexactinellida, class first Calcarea, class second Hexactinellida, and class third Demospongia, class third डेमोस्पंजिया। ये 3 क्लासेस में जो है वो इसको क्लासीफाई कर दिया, कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनिलिडा एंड डेमोस्पंजिया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केलेटन एंड वाटर कैनाल सिस्टम। क्लियर। फर्स्ट क्लास कैलकेरिया में फर्स्ट क्या बताएंगे, एक तो हैबिटेट, ऑल मैराइन, हेक्सेक्टिनिलिडा, ऑल मैराइन, कैलकेरिया सब मैराइन होंगे, हेक्सेक्टिनिलिडा सभी मैराइन होंगे, डेमोस्पंजिया मैराइन एंड फ्रेश वाटर, मैराइन एंड फ्रेश वाटर। तो डेमोस्पंजिया जो है वो मैराइन भी होंगे और फ्रेश वाटर में भी होंगे, ये सारे मैराइन होंगे और हेक्सेक्टिनिलिडा सारे मैराइन होंगे। क्लियर। दूसरा कैलकेरिया स्मॉल इन साइज, कैलकेरिया स्मॉल इन साइज, हेक्सेक्टिनिलिडा मीडियम इन साइज। तो कैलकेरिया स्मॉल इन साइज, हेक्सेक्टिनिलिडा मीडियम इन साइज एंड डेमोस्पंजिया लार्ज इन साइज, डेमोस्पंजिया लार्ज इन साइज। क्लियर। ये स्मॉल साइज के होंगे, मीडियम साइज के होंगे, वो सबसे लार्ज साइज के होंगे। उसके बाद जो है वो इसमें इसका स्केलेटन देखें। स्केलेटन किससे बना है, ये कैलकेरियस स्पीक्यूस, कैलकेरियस स्पीक्यूस से बना होता है। इनका एंडोस्केलेटन कैलकेरियस स्पीक्यूल्स से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की स्पीक्यूल्स से बना है, इसलिए वो कैलकेरिया है। इनका एंडोस्केलेटन सिलीशियस स्पीक्यूल्स से बना होता है, एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ सिलीशियस स्पीक्यूल्स, देयर एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैलकेरियस और सिलीशियस स्पीक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। क्लियर। कैलकेरियस सिलीशियस स्पीक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो इनके अंदर जो है वो स्केलेटन किससे बना है, कैलकेरियस स्पीक्यूल्स से, इनका एंडोस्केलेटन सिलीशियस स्पीक्यूल्स से और इनका एंडोस्केलेटन कैलकेरियस सिलीशियस स्पीक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद वाटर कैनाल सिस्टम है। वाटर कैनाल सिस्टम में कैलकेरिया में एस्कोन, साइकोन एंड ल्यूकोन तीनों टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। इनमें एस्कोन, साइकोन एंड ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। इसमें ओनली ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम होता है, ओनली ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम। इनके अंदर लार्वा में रेगोन टाइप कैनाल सिस्टम, लार्वा में रेगोन टाइप कैनाल सिस्टम होगा और इनके एडल्ट में ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम होता है। तो लार्वा में स्टार्टिंग के अंदर जो है वो डेमोस्पंजिया के लार्वा में रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम होगा, लेकिन बाद में जो है
वो यही रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम किससे मॉडिफाइड हो जाता है, लुकोन टाइप कैनाल सिस्टम से मॉडिफाइड हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? ये इसमें इसका वाटर कैनाल सिस्टम है। एक चीज आप इसमें और ध्यान रखें, जनरल कैरेक्टर में इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जनरल कैरेक्टर में एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ये चीजें भी आपको इसमें इंक्लूड करनी है। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, वहां लार्वा नहीं बनता। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो कोई न कोई लार्वा बनेगा, वहां आपको लार्वा का नाम भी साथ में इंक्लूड करना है अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन विच एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइमुला लार्वा फॉर्म। एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइमुला लार्वा फॉर्म। तो इनके अंदर जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जिसमें एम्फीब्लास्टुला या पेरेन्काइमुला लार्वा बनता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये आप देख रहे हो क्लासिफिकेशन हो गया। इसके क्लासिफिकेशन के बाद इसकी क्लासेस में कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, जैसे सबसे फर्स्ट जो है वो कैलकेरिया क्लास है। कैलकेरिया में एग्जाम्पल साइकोन या साइफा, साइकोन या साइफा जिसका कॉमन नेम होगा अर्निस्पंस। साइकोन या साइफा कॉमन नेम अर्निस्पंस। ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया कॉमन नेम स्मॉलेस्ट स्पंज। ल्यूकोसोलेनिया स्मॉलेस्ट स्पंज। ल्यूकोसोलेनिया में एक चीज आप ध्यान रखें, एक तो ल्यूकोसोलेनिया सिमेट्री में एक्सेप्शन है कि ल्यूकोसोलेनिया रेडियल सिमेट्रिकल है एंड द रेस्ट स्पंजेस आर एसिमेट्रिकल। क्लियर? दूसरा ये एक्सेप्शन आता है कि सारे स्पंज प्रोटोगाइनस है लेकिन ल्यूकोसोलेनिया प्रोटेंडरस है। क्लियर यहाँ तक? व्हाट इज प्रोटेंडरस एंड प्रोटोगाइनस? ये आपने पढ़ा है कि पोरीफेरा या स्पंज बाइसेक्सुअल होंगे, और बाइसेक्सुअल होंगे उनके अंदर दोनों तरह के गोनेड्स, मेल गोनेड्स, फीमेल गोनेड्स, एक ही इंडिविजुअल में दोनों गोनेड्स बनते हैं। तो ये इनके अंदर जब दोनों गोनेड्स बनेंगे तो उनमें पहले अगर फीमेल गोनेड बनता है तो प्रोटोगाइनस, और पहले मेल गोनेड बनता है तो उसको कहेंगे प्रोटेंडस। क्लियर? बाकी सब स्पंज में पहले फीमेल गैमिट बनते हैं, फीमेल गोनेड बनता है, इसलिए वो प्रोटोगाइनस है। ल्यूकोसोलेनिया जो है वो एक ऐसे हैं जो प्रोटेंडस होते हैं जिनमें पहले मेल गोनेड बनता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये एग्जाम्पल साइकोन, साइफा और ल्यूकोसोलेनिया। इसके अंदर एग्जाम्पल जो है वो हाइलोनिमा, हाइलोनिमा ग्लास रोप स्पंज होता है कॉमन नेम, यूप्लेक्टेला, फ्लोवर बास्केट ऑफ वीनस। हाइलोनिमा, यूप्लेक्टेला, फ्लोवर बास्केट ऑफ वीनस, जिसको जापान में मैरिज गिफ्ट देते हैं। तो जापान में मैरिज के टाइम गिफ्ट इसको इसलिए देते हैं क्योंकि यूप्लेक्टेला के स्केलेटन में मेल और फीमेल श्रिम्प एक साथ रहते हैं। इनमें से दोनों में से एक भी डेड हो जाता है तो दूसरा एट द स्पॉट डेड हो जाता है। इट मीन्स दोनों रहते हैं तब तक एक साथ रहते हैं। क्लियर यहाँ तक? इसलिए उस पर्पज से उसको यूप्लेक्टेला को दिया जाता है। क्लियर? तो हाइलोनिमा ग्लास रोप स्पंज, यूप्लेक्टेला फ्लोवर बास्केट ऑफ वीनस एंड फेरोनिमा, फेरोनिमा इट इज बाउल स्पंज। क्लियर यहाँ तक? ये इसके एग्जाम्पल होंगे। डेमोस्पंजिया में एग्जाम्पल जो है वो यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया, बाथ स्पंज कॉमन नेम बाथ स्पंज हो गया। स्पोंजिला कॉमन नेम फ्रेश वाटर स्पंज। इसके अलावा क्लियोना, क्लियोना बोरिंग स्पंज, चेलाइना मरमेड्स ग्लोब्स। क्लियर? तो यूस्पोंजिया क्या हो जाएंगे? यूस्पोंजिया जो है वो बाथ स्पंज, यूस्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पंज, क्लियोना बोरिंग स्पंज। ये जिस सबस्ट्रेटम पे, जिस रोग पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर एसिड सिक्रीट करके और उसमें छेद कर देते हैं, इसलिए इसको कहेंगे क्लियोना को बोरिंग स्पंज। चेलाइना मरमेड्स ग्लोब्स। क्लियर? ये यहाँ तक जो है वो आपने पढ़ लिए पोरीफेरा के स्पेसिफिक कैरेक्टर।
जनरल कैरेक्टर एंड देयर क्लासिफिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा टिनोफोरा। क्लियर? ओके, बाय बेटा।